तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गटीवन क्लासेस पर। तो दोस्तों, रोज़ की तरह हम यहाँ पर आज भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और यहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाले हैं वो टोटल जो है 50 होने वाले हैं, यानी कि 25 जो है हमारी केमिस्ट्री के और 25 जो है फिजिक्स के होंगे। तो यहाँ पर वीडियो को जो है बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर हमारी महामैराथन क्लास नहीं देखी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक। तो देखिए, इसके 3 तरह के सवाल आते हैं, तीनों के हमने क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है दोस्तों, वो हमारा जो है सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है। क्या सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें एक उत्प्रेरक। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेरक क्या क्या कर सकता है। तो हमारा क्या कर सकता है उत्प्रेरक, किसी जो है अभिक्रिया की गति को कम भी कर सकता है और अधिक भी कर सकता है। उत्प्रेरक का काम किस लिए होता है, अभिक्रिया को गति को कम या अधिक करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देख रहे होंगे, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अमोनिया निर्माण की हॉवर यानी कि हॉवर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अमोनिया जो है हॉवर या तो हैवर कह लीजिए, उसमें जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो किसका होता है। ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, ये इंटर में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हम अमोनिया की जो है हैवर विधि, यानी कि ये हमारी टोटल 10 नंबर की आने वाली थी इंटर में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और बच्चों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर भी सबको पता होगा कि फेरस यानी कि आयरन यानी कि लोहा प्लस मॉलिब्डेनम, लोहा प्लस मॉलिब्डेनम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण में समान व्यवहार करता है, यानी कि व्यवहार दर्शाता है। तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया प्रश्न है। और जो यहाँ पर ऑक्सीकरण तथा अवकरण, यानी कि अवकरण को हम क्या कहते हैं, अपचयन भी कहते हैं। तो कौन सा ऑक्सीकरण तथा अपचयन में समान व्यवहार दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O2 जो होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन में समान व्यवहार दर्शाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसका नाम भी है, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड इसे कहते हैं, या तो H2O2। तो ऑप्शन में कोई भी मिल जाए तो यहाँ पर दोनों में से आप लगा दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन यानी कि सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सीजियम और रुबीडियम धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। तो ये कौन से तत्व हैं दोस्तों, ये हमारे कौन से पीरियोडिक टेबल में जो है कौन से समूह में आते हैं। ये हमारा किस में आता है दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट होता है, यानी कि फर्स्ट वर्ग में, यानी कि हेलिना की रब से फरियाद आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से हमारा है। और पहला वाला जो होता है, पहले वर्ग में हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है सब की जो होती है +1 होती है। क्या +1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र। तो बेरियम कार्बोनेट आपको लग रहा होगा ये थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर तो कार्बोनेट जो है उसी को देखिए, यहाँ पर जो सल्फेट और यहाँ पर नाइट्रेट आ गए हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तो बेरियम कार्बोनेट और ये दो हैं। तो आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा होगा तो CaCO3 होता है, आपने पढ़ा ही होगा। और बात करें बेरियम कार्बोनेट की तो ये भी इसी तरह ही होता है, यानी कि BaCO3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, N2 अणु के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या भाग लेती है। तो N2 हमारा जो होता है एक N इधर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, और इसको जब तोड़ते हैं तो 2,5, यानी कि इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये 3 संयोजकता यहाँ पर दर्शाता है। क्या यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, और इधर भी वही करता है 1 2 3, यानी कि ये हमारा 3 इससे साझा करता है और यहाँ पर 3 इससे, यानी कि टोटल हमारा कितनी संख्या भाग लेती हैं, 3 + 3 = 6। यहाँ पर 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है 6 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक क्षणिक किस प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसको हमने पहले भी करवाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण मतलब क्या होता है दोस्तों, कम करना।
किसी चीज़ को क्या होता है नियंत्रक मतलब कम करिए, और उसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे कि अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयुष जो है की समय सीमा कितनी होती है। तो यहाँ पर इसको आपको याद कर लेना है कि रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु जो होती है 10⁻⁷ सेकंड से 10⁻12 वर्ष तक होती है। इसको आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर में रक्त वेग का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो है शरीर में रक्त वेग का प्रवाह हमारा रेडियो एक्टिव सोडियम से। यहाँ पर देखिए सोडियम का एक तो परमाणु भार 23 होता है, लेकिन आपको 23 नहीं, यहाँ पर आपको 24 याद रखना है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान देकर इस सवाल को करिएगा कि रेडियो एक्टिव जो सोडियम है उसका जो Na होता है 24 होता है, यानी कि परमाणु भार उसमें 24 होता है, और शरीर में रक्त वेग का प्रवाह इसी के द्वारा मापा जाता है। तो आपको इसको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। इसको तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि गामा किरणें जो होती हैं सबसे खतरनाक किरणें होती हैं। क्यों खतरनाक होती हैं? क्योंकि इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्या? यानी कि इनकी भेदने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये जो है मोटी मोटी चादरों को भी ये क्या करता है, आर पार कर सकता है गामा किरण। यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक क्या हो जाएगा, जैसे ऑप्शन के हिसाब से अल्फ़ा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको आगे नहीं देखना है। अल्फ़ा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होता है गामा किरणों की भेदन क्षमता। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि। देखिए इसका भी टिक मार दिया है, और पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन जो है यहाँ पर क्यों नहीं प्रयोग किया जाता? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। क्या? अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और हमारे प्रयोगशाला में ज़्यादा ताप हम नहीं दे सकते। किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा ताप नहीं दे सकते प्रयोगशाला में, क्योंकि खतरा भी है वहाँ पर। इसलिए नाभिकीय संलयन विधि जो है प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो यहाँ पर टिक लग चुका है, यानी कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो इससे हम क्या जानते हैं कि किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे कि यस में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और पी की बात करें तो कितने 6, और डी की बात करें तो 10, और एफ की बात करें तो 14, यानी कि 2, 6, 10, 14 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये किसने बताया था? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ट्रिक से क्या करेंगे, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी परमाणु क्रमांक होता है हमारा, जैसे परमाणु क्रमांक हमारा कोई भी होता है, जैसे 10 है, तो उसका जो परमाणु भार होता है लगभग 20 के बराबर होता है, नहीं तो 21 भी चला जाता है, यानी कि लगभग के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर परमाणु भार 19 है, तो यहाँ पर हमारा 9 जो है, 9 का दुगुना कितना होता है, 18 होता है, तो लगभग 19 के बराबर है। तो यही हमारा 9 जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, यानी कि हमारा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। और बात करें परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और बराबर होता है किसके, बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। इसको तो कई बार बताया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। यहाँ पर 9 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप 7 लेकर देखेंगे तो इसका दुगुना 14 होता है, और ये लगभग में नहीं आता। 12 हमारा इसका 24 होता है, ये भी लगभग में नहीं। और 10 हमारा 20 हो जाता है, यानी कि 20 से प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा 19 है, इसके माइनस में ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ये देखिए अभी बताया, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो प्रोटॉनों की भी संख्या के भी बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर प्रोटॉन नहीं दिया है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के दिया है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है। देखिए इसको तो हमने करवा ही दिया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक तत्व यम का परमाणु द्रव्यमान 19 है, परमाणु द्रव्यमान 19 और परमाणु क्रमांक 9 है, इसका आयन प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए हमारा परमाणु क्रमांक 9 है, यानी कि परमाणु क्रमांक 9 किसका है दोस्तों, हमारे फ्लोरीन भैया का है। किसका, फ्लोरीन का है। और हम जानते हैं फ्लोरीन जो होता है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी कि ये जो होता है माइनस आयन प्रदर्शित करता है। तो ये पहला, और यहाँ पर ये दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। बात करते हैं इसमें और इसमें, तो फ्लोरीन हमारा जो परमाणु क्रमांक 9 है वो टूटता किसमें है, 2, 7। और इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या, माइनस का हो जाएगा, यानी कि यम माइनस द्वारा प्रदर्शित करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटॉन है, 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, एक मूलभूत कण भी है और धनावेशित कण भी है, और ये सभी यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है। तो यह कथन हमारा किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि प्राउस्ट ने बताया था कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। तो प्राउस्ट आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से जर्मनाशी है। तो जर्मनाशी क्या है दोस्तों, जर्मनाशी यानी कि जर्म से जो हमारी रक्षा करता है, कीटाणुओं से रक्षा करता है। तो आपने डेटॉल से ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर, डेटॉल आप जब डेटॉल से नहाते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, 99.99% जर्म मार देता है, जो कि एक बहुकाल टाइप यहाँ पर टाइट किया गया है। और बात करें, ये तो सही है कि जर्मनाशी है ही, लेकिन 99.99% थोड़ी कोई जर्म मार देगा। और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो होता है वो भी हमारा जर्मनाशी ही होता है, यानी कि ए व बी यहाँ पर दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ए व बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉलीटेक्निक 2008 में, और इसकी ट्रिक आपको मज़ा आ जाएगी सुनकर कि यहाँ पर देखिए कोई भी तत्व होगा आप तुरंत बता देंगे कि उत्फुल्ल पदार्थ है या नहीं। तो देखिए कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, उत्फुल्ल पदार्थ में हमेशा जो है H2O आप देखने को मिलेंगे। उसकी जो हो सकता है 7H2O हो सकता है, 9H2O हो सकता है, 10H2O हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी कि H2O के यहाँ पर 10, 9, 8, 7 कुछ भी मिल सकता है, वही हमारा उत्फुल्ल पदार्थ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं कि Na2CO3 इंटू 2H2O, यहाँ पर H2O और इंटू 2 में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो अभी बताया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है, ये देखिए हम फिजिक्स में पहुंच चुके हैं। तो फिजिक्स पर यहाँ पर हम क्वेश्चन में आ गए हैं दोस्तों। वहाँ पर जो है लगता है 25 क्वेश्चन से कम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर इसमें शायद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत क्या होता है दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल गर्म लोहे की गेंद जो होती है हमारी, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत होती है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर तक यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3, तो वास्तविक गहराई। तो इसको देखिए, एक फार्मूला याद करिए और हमेशा जो है चाहे जो सवाल आइए उसको लगा दीजिए। तो अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है आभासी गहराई और बटे में वास्तविक गहराई। तो देखिए हमारा अपवर्तनांक यहाँ पर क्या है, दिया है, क्या अपवर्तनांक हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ पर 4/3 लिख लीजिए। और हमारा आभासी गहराई दी है 9 दी है, देखिए 9 दी है। और बात करें वास्तविक गहराई को, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4×3 12, और इसको इधर भेजेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 है, 9×3 27 हो जाएगा, और ये हमारा 4x, यानी कि हमारा हो जाएगा 4x बराबर 27 हो जाएगा। और इसको काटेंगे जब, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 छंग 24 जाएगा, 4 छंग 24, और फिर 3 बचेगा, फिर 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6.25 मीटर जो है हमारी वास्तविक गहराई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फार्मूला इतना ही याद रखना है, अपवर्तनांक बराबर आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और भी है इसी तरह, देखिए ये दिया है
एक सिक्का छोटे टब के तल पर खड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। पानी के लिए अपवर्तनांक इतना है तो जल की सिक्के की दूरी प्रतीत होगी, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, प्रतीत होगी यानी कि आभासी गहराई निकालना है। तो आभासी गहराई यहाँ पर जब निकालना है तो हमारा अपवर्तनांक दिया ही है, यानी कि 4/3। वहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिएगा। आभासी गहराई हमें निकालना है, यक्स मान लेते हैं। वास्तविक गहराई क्या है, 15 मीटर है। इसको 3×5=15 कर देंगे और इसको जब गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एक ज़रूर आते हैं परीक्षा में कि अगर क्रांतिक कोण दिया हो या फिर अपवर्तनांक दिया हो तो एक ना एक निकालना ज़रूर रहता है। इस तरह का सवाल फिक्स है, लिख कर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। यन बराबर होता है 1/sin c। सी हमारा क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। इसी को आप याद कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, यन लिख लीजिए 1/sin क्या है, sin c। सी हमारा कितना है दोस्तों, सी हमारा 45 है, यानी कि क्रांतिक कोण 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/sin 45 का मान 1/√2 होता है। और जब इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा √2। अपवर्तनांक किसके बराबर हो गया, हमारा √2 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा। तो इसको कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, केरोसिन मार देते हैं। क्या केरोसिन, लेकिन उनका मतलब ही नहीं पता होता है केरोसिन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, केरोसिन का मतलब होता है, क्या होता है, मिट्टी का तेल। क्या होता है, मिट्टी का तेल होता है। और बात करें अगर प्रकाश मिट्टी के तेल में से गुजरेगा, क्या बहुत तेज़ी से गुजर पाएगा, बिल्कुल नहीं गुजर पाएगा। यहाँ पर बेंजीन में भी नहीं और कॉर्टेज में भी नहीं, यानी कि जल में तो धीरे गुजरता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो जल ही हो जाएगा। क्या, जल ही हमारा जो हो जाएगा उसमें प्रकाश तेज़ी से गमन करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किस माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो हमारा अपवर्तनांक क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 हो तो क्रांतिक कोण का मान, बहुत ईजी है, अभी फार्मूला बताया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर, ये लिख कर दे देता हूँ। यन बराबर 1/sin c होता है, साइन का c होता है। यन का मान क्या दिया है, यन का मान हमारा 2 दिया है, तो 1/sin c। तो हमें c का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सा इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो साइन c बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसके बराबर होता है, साइन c बराबर 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के। किसके, साइन 30 डिग्री के। तो साइन c बराबर साइन 30, तो साइन से साइन की तुलना कराएंगे तो हमारा c बराबर क्या निकल के आएगा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, यन बराबर 1/sin c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पर यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाएगा तो हमारा परावर्तित किरण हमारा 2 थीटा घूम जाएगी। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहीं पर दे देता है कि अगर थीटा बराबर क्या हो जाए, 50 हो जाए, कि कह दे यदि समतल दर्पण को 50 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी। तो हमारा कितना घूम जाएगी, 2 थीटा, यानी कि 2 × 50, तो यहाँ पर 100, यानी कि दुगुना हो जाता है। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास क्या होता है। तो पॉलीटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2016 में नहीं बल्कि हर परीक्षा में, मतलब हर जो है शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। आसान भले है क्या से, लेकिन ये क्वेश्चन आता ज़रूर है आपके लिए। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल परीक्षा हॉल में रखा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन जो होता है हमारा राइट आंसर हो जाता है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन, और नहीं तो कभी कभी क्या मिल जाता है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। उत्सर्जित विकिरण की दर किसके अनुक्रमानुपाती हो दोस्तों? हमने बताया था Q जो प्रोपोर्शनल होता है T⁴ क्या होती है, T⁴ यानी कि परम ताप के कितने के, चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है उत्सर्जित विकिरण की दर। तो यहाँ पर देखिए परम ताप की चतुर्थ घात के, तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ऊष्मीय विकिरणों जो है का अपवर्तन तथा परावर्तन क्या प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता? क्या नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार कभी होता है कभी नहीं होता, या फिर प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है? पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। क्या? प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है, इससे 10 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा 1400 जूल है। पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फार्मूले से आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। तो उत्सर्जन क्षमता बराबर होती है हमारा किसके, हमारा उत्सर्जन क्षमता जो बराबर होती है वो होती है ऊर्जा की मात्रा ऊपर हो जाती है और बटे में पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुणे में समय हो जाता है। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे समय। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए सिंपल सा, 700 दूना 1400 और इसको भाग कर दीजिए तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.2। तो 0.2 कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है, 0.2 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो दोस्तों वो हमारी कौन सी विधि होती है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, संवहन में जो होती है उसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ने पर आप कौन सा रंग देखेंगे? तो अगर कोई जो है पदार्थ है उसका अगर आप ताप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप सफ़ेद रंग सबसे पहले पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद रंग पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इस्पात और तांबे की बनी द्विधात्विक पत्ती गर्म करने पर क्या होती है? क्या ऐंठ जाती है या फिर सीधी रहती है? इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है, या इस तरह मुड़ती है कि इस्पात इसके उत्तल की ओर रहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा केल्विन स्केल पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप है? तो इसको आपको याद कर लेना है कि जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है 233 केल्विन पर स्केल पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है न्यूनतम ताप संभव है। तो इसको अगर ट्रिक से माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पर न्यूनतम कह रहा है तो दोस्तों, तो यहाँ पर जीरो से भी सबसे छोटा क्या होता है, माइनस की चीज़ें होती हैं। इधर हमारा प्लस इधर माइनस, तो सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा, माइनस की तरफ की। तो माइनस के तरफ के हमारे जो होंगे मान वही हमारे सबसे न्यूनतम ताप होंगे। तो हम ट्रिक बता रहे हैं सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट मत समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद कराने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही आकार के दो गोले एक ही धातु के बने हैं, एक जो है गोला खोखला है तथा दूसरा ठोस है। इन्हें एक ही ताप तक गर्म किया जाता है, फलस्वरूप बताना है दोनों गोले बराबर फैलेंगे या फिर खोखला गोला ठोस गोले से अधिक फैलेगा, ठोस गोला जो है खोखले गोले से अधिक फैलेगा, या फिर दोनों गोले पूर्व स्थिति में रहेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो तो बिल्कुल नहीं होगा कि पूर्व स्थिति में रहेंगे, कि आप ताप दें और उसमें कुछ हो ही ना, ऐसा तो बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। और इसमें बचे 3 जो ऑप्शन, तो इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे ही गलत कर देते हैं कि खोखला गोला और ठोस गोलों को एक दूसरे से कंपेयर करा देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है ताप में। क्योंकि अगर ताप में आपने गर्म किया तो दोनों जो है समान जो है रिएक्शन दिखाएंगे, यानी कि दोनों गोले बराबर फैलेंगे। इसको आपको याद करना है। 90% स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को या तो इसको मार देंगे या फिर इसको मार देंगे, ये हमारा बिल्कुल भी गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 200 ग्राम का एक पिंड जल में डुबाने पर
250 ग्राम जल विस्थापित करता है, पिंड को जल में स्वतंत्र छोड़ देने पर पिंड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक रूप से डूबा हुआ तैरेगा। क्या होगा? आंशिक रूप से डूबा हुआ तैरेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 50 या फिर जो 45 जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मैराथन क्लास पीछे की नहीं देखी है तो पीछे की क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कराए हैं, ट्रिक भी बताई है, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। जो भी पीछे मैराथन क्लास चलाई है सब देख लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो। तो यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म होती है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।